नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप? आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियां। हम चर्चा करने वाले हैं आज केशव दास जी के विषय में, जिन्हें हम रीतिकाल के प्रथम महाकवि भी कहते हैं। और किस क्षेत्र में? हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। तो यहाँ से एक चीज कंफर्म कर लीजिएगा, हिंदी साहित्य के रीतिकाल के प्रथम महाकवि कौन है? तो आप कहेंगे केशव दास। हम शुरू करने से पहले आपको एक चीज स्पष्ट कर देते हैं कि हम 5 प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में देते हैं। सबसे बड़ी दुविधा क्या है कि आप होमवर्क करना ही भूल गए हैं। इसी कारण सफलता का जो सूत्र है, हम सफलता से बहुत दूर होते जा रहे हैं धीरे धीरे। इसलिए होमवर्क महत्वपूर्ण है। और हमने देखा है कि बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं। तो इस गलती जो आप कर रहे हो ना, इससे मत करिए, ये गलती मत करिए। मैंने खुद अपना निजी अनुभव बताता हूँ कि आप रिवीजन नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम क्लियर करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप जो भी होमवर्क हम यहाँ पर दें उसको पूरी निष्ठा के साथ करिए। सब कुछ फ्री में मिल रहा है, इसका यह मतलब नहीं है कि आप इसकी कोई वैल्यू ना करें। आइए शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे, पिछले जो प्रश्न हमने दिए थे उनके उत्तर हम आपको देते हैं। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटक, ये सारी क्या है? नाटकें हैं, कहानियां नहीं है, नाटकें हैं। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटकों के रचयिता कौन है? हर्षवर्धन। कौन है? हर्षवर्धन। पिछले टॉपिक में हमने स्पष्ट रूप से बताया है। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटकों के रचयिता हर्षवर्धन है। दूसरा, हर्षवर्धन किस वंश के शासक थे या किस वंश से इनका संबंध था? पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश। हर्षवर्धन का संबंध किस वंश से था? आप कहेंगे पुष्यभूति वंश। सी यू की किसकी रचना है? सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ होता है कि हर्षवर्धन के समय में कौन आया था। ये तो याद हो जाता है कि वैनसा आया था, लेकिन सी यू की किसकी रचना है? और जैसे ही प्रश्न आता है आपके दिमाग में सबसे पहली बात आती है फायान। क्या आता है? फायान। लेकिन जो दिमाग में आता है अक्सर वो सही नहीं होता है। अक्सर क्या कहें कि अगर एग्जाम में बैठे हैं तो कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। इसलिए अपने को यह याद रखना है। कैसे याद रखेंगे कि हर्षवर्धन के समय आया था वैनसा, और इन्होंने ही सी यू की रचना की है। ये चीनी यात्री थे हैंसान, और इन्होंने ही सी यू की रचना की है। इसी के अंतर्गत इनके विषय में भी जानकारी दी गई है। लेकिन एक बात, इनका जो दक्षिण भारत के क्षेत्र में युद्ध हुआ था उनके संबंध में सी यू की में वैनसांग ने कुछ भी नहीं लिखा है, ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। सुभाषित वली के रचयिता कौन है? सुभाषित वली। सुभाषित वली, सुभाष चंद्र बोस नाम सुना है, याद रखना है। सुभाषित वली के रचयिता है मयूर। मयूर। सुभाषित वली के रचयिता है मयूर। मयूर होता है पक्षी। ठीक है। और विश्व का सबसे पहला उपन्यास कौन सा है? विश्व का सबसे पहला उपन्यास है कादम्बरी, जो कि बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है। और हर्षचरित और कादम्बरी दोनों ही बाणभट्ट के द्वारा ही लिखे गए हैं। यहाँ तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका की रचना हर्षवर्धन ने की। हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? पुष्यभूति वंश। सी यू की रचना किसने की है? वैनसांग। और सुभाषित वली के रचयिता है मयूर। और वर्ल्ड्स फर्स्ट नोवेल कादम्बरी। 5 प्रश्न जो होमवर्क के रूप में हम आपको देंगे वो है कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? दूसरा, हिंगलाजगढ़ फोर्ट, हिंगलाजगढ़ दुर्ग कहाँ है? सावन भादो का मेला कहाँ लगता है? कालिदास किसके दरबारी कवि थे? और झांसी की रानी रचना किसकी है? झांसी की रानी नामक रचना किसने लिखी है? सारे प्रश्न कंप्लीट हुए। आगे बढ़ते हैं। केशवदास, जिन्हें हिंदी साहित्य के रीतिकाल के प्रथम महाकवि के रूप में जाना जाता है, हिंदी साहित्य के रीतिकाल के प्रथम महाकवि के रूप में जाना जाता है। इन्हें कठिन काव्य का प्रेत और हृदयहीन भी कहते हैं। कठिन काव्य का प्रेत,
अगर आपसे पहाड़ पर चढ़ने को कह दिया जाए और आप कभी चढ़े ही नहीं तो क्या कहेंगे? काम कठिन है? जी हाँ, कठिन। उसी प्रकार जनमानस से मतलब सामान्य जन से कहें कि जो रचनाएं इन्होंने लिखी हैं उनको पढ़िए, अगर पढ़ सकें क्या वो पढ़ पाएंगे? लेकिन इनकी रचनाएं इतनी क्लिष्ट हैं, उनकी भाषा इतनी दुरूह है, इतनी कठिन है कि उन्हें लोग समझ ही नहीं पाते, सामान्य मनुष्य समझ ही नहीं पाता। इसीलिए इनको कहा गया है कि कठिन काव्य का प्रेत और हृदयहीन, क्योंकि इन्होंने जनमानस की चर्चा ही नहीं की, मतलब ऐसा ध्यान ही नहीं दिया कि हम जो रचनाएं लिख रहे हैं उनको साधारण मनुष्य कैसे पढ़ेगा। इनको लिखना था, इन्होंने लिख दिया। अतः इन्हें कठिन काव्य का प्रेत और हृदयहीन भी कहते हैं। इन्होंने श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा है। श्रृंगार रस, प्रश्न पूछता है किस ने श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा है? तो आप कहेंगे केशवदास। और दूसरी चीज, रसों के राजा के रूप में किस रस को जाना जाता है? श्रृंगार रस। आगे बढ़ते हैं। इन्हें अलंकारवादी कवि भी कहते हैं। अलंकारवादी कवि भी क्यों कहते हैं? सबसे पहले इन्होंने ही काव्यों के अंतर्गत अलंकारों का सर्वाधिक प्रयोग किया, इसीलिए इनको अलंकारवादी कवि भी कहते हैं। यहां तक की चर्चा हो गई। अब इनके बारे में जो रचनाएं हैं, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है और एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं। अब इनको देख लेते हैं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया और नखशिखा वर्णन। कवि प्रिया, रसिक प्रिया और नखशिखा वर्णन। जहांगीर जस चंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका, वीर सिंह देवचरित और रतन बावनी। जहांगीर जस चंद्रिका, वीर सिंह देवचरित और रतन बावनी। रामचंद्रिका, बारहमासा, विज्ञानमाला और छंदमाला, यह भी इनकी रचना है। तो यानी कि सारी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। अब केशवदास की अगर बात करें तो केशवदास हर एक साहित्यकार, हर एक कवि लगभग किसी राजा के सानिध्य में रहता है, किसी के संरक्षण में रहता है और किसी दरबार में रहता है। तो यह जहाँ थे उस क्षेत्र का नाम था ओरछा। क्या नाम था? ओरछा। और यह थे ओरछा नरेश मधुकर शाह के पुत्र इंद्रजीत सिंह के मित्र भी थे और गुरु भी थे, यानी यह ओरछा में निवास करते थे। ओरछा में निवास करते थे। अब ओरछा के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ओरछा का प्राचीन नाम था गंगापुरी। एमपीपीएससी में पूछा गया है कि निम्न में से किस, अभी का जो नाम दे देगा और प्राचीन नाम दे देगा कि इनमें से किसका नाम इससे संबंधित है या इसका प्राचीन नाम क्या था। इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसीलिए प्रश्न लिया है कि ओरछा का प्राचीन नाम क्या था। तो आप कहेंगे गंगापुरी, गंगापुरी। ओरछा का निर्माण 16वीं शताब्दी में बुंदेल राजा रुद्र प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया था। रुद्र प्रताप सिंह। अगर आपसे पूछे कि ओरछा का निर्माण किसने करवाया था, स्थापना किसने करवाई थी, आप कहेंगे रुद्र प्रताप सिंह। अब देखते हैं कि ओरछा है, मान लो ये ओरछा है, तो यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आप कहेंगे बेतवा नदी। ओरछा बेतवा किस नदी के किनारे? ओरछा बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। नदियों से भी यहाँ से प्रश्न एक कवर हो गया कि ओरछा बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ओरछा का निर्माण 16वीं शताब्दी में बुंदेल राजा रुद्र प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया था। अब यहाँ से कहानी बहुत बड़ी है तो इसे हम अभी रहने देते हैं, थोड़े से अंत में इसको समझेंगे। लेकिन अब देख लेते हैं कि ओरछा में कौन कौन सी स्थापत्य कलाएं हैं, उनके विषय में जान लेते हैं। कौन कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम के लिहाज से पूछी जा सकती है। आइए शुरू करते हैं। केशव राय मंदिर, क्या नाम है? केशव राय मंदिर। अब इसका संबंध इस कहानी से है, थोड़ा सा उसको बाद में देखेंगे। केशव राय मंदिर कहाँ पर है? ओरछा में। लक्ष्मी नारायण मंदिर ओरछा में। जहांगीर महल ओरछा में। इसका निर्माण तब करवाया गया था जब जहांगीर, जो कि अकबर के पुत्र थे, जहांगीर जब बुंदेलखंड आए थे, ओरछा आए थे,
तब इनके सम्मान में, इनके स्वागत में वीर सिंह देव बुंदेला जो कि जहांगीर के मित्र थे, और जहांगीर के कहने पर इन भाई साहब जिनका नाम है वीर सिंह देव चरित्र, इन्होंने अबुल फजल की हत्या कर दी। यहाँ तक की बातें साफ हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जहांगीर महल का निर्माण क्यों करवाया गया था ये भी आपको पता चल गया है। अब देखते हैं राजमहल। राजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो मधुकर शाह। राजमहल का निर्माण मधुकर शाह ने करवाया था। शीश महल का निर्माण उदत सिंह ने करवाया था। इसके बाद राम राजा महल का निर्माण भी मधुकर शाह ने करवाया था। राम राजा महल का निर्माण भी मधुकर शाह ने करवाया था। और थोड़ी सी और एक और चीज मुझे ध्यान में आ रही है, इसे राम राजा मंदिर भी कहते हैं। राम राजा मंदिर भी कहते हैं। राम राजा महल को ही राम राजा मंदिर कहते हैं। पहले महल था, लेकिन जब इसमें प्रभु श्री राम की मूर्ति स्थापना हुई तब उसे मंदिर भी कहा जाने लगा। ठीक है। राय प्रवीण का महल, इसका निर्माण इंद्रजीत, जिसे हम इंद्रमणि भी कहते हैं, इन्होंने करवाया। हरदोली का महल कहाँ है? ओरछा में। फूलबाग एक ग्वालियर में भी है और एक यहाँ पर भी है। सावन भादु, जिसे वायु यंत्र के रूप में जाना जाता है, सावन भादु कहाँ पर है? ओरछा में है। तो ये सारी चीजें कवर हो चुकी हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर रुद्र प्रताप सिंह, जो कि ओरछा के स्थापत्य करता है। इनके पुत्र थे, पहला मधुकर शाह और एक थे भारती चंद्र। मधुकर शाह और भारती चंद्र। मधुकर शाह के दो पुत्र हुए, राम शाह, वीर सिंह देव, और भी है। लगभग कहते हैं कि 9 पुत्र हैं इनके, लेकिन यहाँ पर 2 की चर्चा कर रहे हैं, राम शाह और वीर सिंह देव। अब राम शाह को मिली ओरछा की गद्दी और इनको मिला दतिया का शासन। इनको मिला दतिया और इनको मिला ओरछा। लेकिन वीर सिंह देव की मित्रता थी जहांगीर से। वीर सिंह देव की मित्रता थी जहांगीर से, तो जहांगीर के कहने पर इन्हें मिल गया ओरछा और इन्हें भेज दिया चंदेरी कि जाओ वहां पर जाके शासन करना और हमारा मित्र ओरछा में रहेगा। समझ में आ गई बात? डिटेल है बहुत सारी, लेकिन शॉर्ट में निपटा रहे हैं क्योंकि प्री के लिहाज से बात कर रहे हैं। और इतनी मित्रता थी कि जहांगीर भाई साहब के कहने पर ही वीर सिंह देव बुंदेला ने अकबर के खासम खास अबुल फजल की हत्या कर दी। ठीक है, यहाँ तक की बात है। अब ओरछा है कहाँ पर? तो एक जिला है मध्य प्रदेश का, निमाड़ी जिला। कौन सा जिला? निमाड़ी जिला। यहाँ की 3 तहसीलें, निमाड़ी जिले की 3 तहसीलें, एक है पृथ्वीपुर, निमाड़ी और तीसरी है ओरछा। तो हम निमाड़ी जिले की ओरछा तहसील की बात कर रहे हैं। और ओरछा की स्थापना किसने की थी? रुद्र प्रताप सिंह। और बेतवा नदी कहाँ से होकर गुजरती है? तो ओरछा। ओरछा किस नदी के तट पर स्थित है? बेतवा नदी के तट पर स्थित है। तो यह सारा हमने कवर कर लिया है। केशवदास के विषय में जान लिया। ओरछा कहाँ पर स्थित है यह भी हमने देख लिया। ओरछा का पूरा प्राचीन नाम क्या था यह भी देख लिया। ओरछा में कौन कौन से महल हैं, मंदिर हैं, यह भी हमने देख लिया। पुराने प्रश्नों के हमने उत्तर दे दिए, नए प्रश्न हमने पूछ लिए, उनके उत्तर भी आपको देना है। केशवदास की कौन कौन सी उपाधियां हैं और केशवदास द्वारा कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं, इनके बारे में भी संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। ठीक है, इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।